देखो जरा नेक्स्ट देखिए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू वेरियस सिस्टम से ना, बहुत सारे आर्टिकल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ऊपर कैसे हम निकालते हैं वो आप लोगों ने सीखा। लिखिए सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल ये रहेगा, हमारे पास मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस है, देयर इज अ डिस्टेंस r है ना, और r डिस्टेंस पे पॉइंट p है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती है, अबे होती है, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है, तो हमने पढ़ लिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमने पढ़ा था, वो हो जाएगा k q अपॉन r स्क्वायर। k q अपॉन r स्क्वायर मैग्नीट्यूड पढ़ा था ना हमने, f बाई q नॉट पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो यहां से हमने ये वेक्टर r इस तरफ डिफाइन कर दिया। अच्छा, अगर वेक्टर r इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। यूनिट वेक्टर फिर सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेम होगा। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे निकाला जाए माय डियर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लो मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट वेक्टर ले लो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इतना है, तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि q अपॉन आर स्क्वायर। उसका यूनिट वेक्टर क्या है, वो है आर कैप, ये ऐसे आ गया। तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ऐसे करके आ गया। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही रखना है आपने, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब वेक्टर आर कैसे लिखा, आर कैप कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपना लास्ट ईयर का है ये, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये हमारे पास ऐसे बन गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फर्स्ट। लिखो नेक्स्ट आर्टिकल लिखो फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कुछ चार्जेस है, उनका ग्रुप है, कोई Q1 है, कोई Q2 है, नेगेटिव P ले लेते हैं चलो, माइनस Q2 है, कोई Q3 है, कोई Q4 है, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस हैं। तो बहुत सारे चार्जेस है, Qn चार्ज भी है यहाँ पे, हर एक चार्ज का अलग अलग डिस्टेंस है। हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, Rn है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो आपको पता है, जैसे ये फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस तरफ को होगी, मान लो वो E1 है, ये वेक्टर है। ठीक है, सेकंड चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, वो E2 होगी, इस तरफ होगी, उस तरफ होगी, वो भी वेक्टर एडिशन होगा। फिर अपना थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, अवे होगी, वो इस तरफ को होगी E3। फिर अपना फोर्थ चार्ज पॉजिटिव है, इस तरफ को होगी E4। फिर nth, ऐसे करके सारे के सारे चार्जेस होंगे, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इनको वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है, उस वेक्टर एडिशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग
to principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि जितने भी वेक्टर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है, उन सबका वेक्टर सम होगा. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be the electric field due to the first charge plus electric field due to the second plus electric field due to the third plus so on up to electric field due to the nth charge. This is the principle of superposition. अच्छा जी, फर्स्ट की वजह से क्या होगी, ये फॉर्मूला ले लेते हैं, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर. तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन R1 क्यूब इंटू वेक्टर R1. पहला ही हमने ये लिख दिया, ठीक है. अच्छा, दूसरा जो है वो आ जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन R2 क्यूब इंटू वेक्टर R2. फिर आ जाएगा के क्यू अपॉन R3 क्यूब इंटू वेक्टर R3 एंड सो ऑन. के क्यू अपॉन Q1 Q2 भी लिखना था, सॉरी, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, के क्यू यहाँ Qn आ जाएगा, के क्यू एन अपॉन आर एन क्यूब इंटू वेक्टर आर एन, ऐसे करके आएगा. तो ये ऐसे करके आ जाएगा. और फिर ये वेक्टर सम होगा, डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, इट विल बी अ वेक्टर सम, ठीक है. तो वेक्टर सम के ऊपर हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है. तो जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है. मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक हेप्टागन है, ऐसे करके 7 साइडेड फिगर होती है हेप्टागन, रेगुलर है, रेगुलर हेप्टागन है, और ये उसका सेंटर है. सेंटर से जो डिस्टेंस है वो a है, और यहां पर चार्ज q है, 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 यहां पर चार्ज q है. 6 जगहों पे चार्ज q है, 7वीं जगह पर नहीं है. 6 जगहों पे है चार्ज, ठीक है. अच्छा, अगर 7वीं जगह पर भी हो तो पॉइंट O सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0. रेगुलर फिगर्स में हमने पढ़ा था. अब सेंटर पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना, याद है ना वो कंसेप्ट, ठीक है. क्योंकि जो बाकी की जो 6 है उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, अगर यहाँ पे कोई होता तो, लेकिन यहाँ पे है नहीं. तो यहाँ पे है नहीं, तो इन 6 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भाई इस तरफ को होगी, और उसको कौन बैलेंस करता, अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता तो वो बैलेंस करता उसको. तो इसीलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, ये उस इकलौते चार्ज की वजह से जो होनी थी उसी के बराबर होगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो उस इकलौते चार्ज की वजह से क्यू अपॉन ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी थी. तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ये 6 इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम किया, वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब वेक्टर सम कैसे होता है आपको पता है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं प्लस 1 में. तो वेक्टर सम कैसे होता है, ऐसे होता है, वेक्टर सम ऐसे करके होता है, उसमें कॉमन सेंस लगती है. कई बार ट्रायंगल लॉ, कई बार पॉलीगन लॉ भी लगता है, कई बार अपना ये पैरेललोग्राम लॉ या फिर कंपोनेंट्स में भी कई बार तोड़ना पड़ता है, बड़े सारे काम होते हैं वेक्टर्स में, ठीक है. तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है. अब लिखिए सेकंड अरेंजमेंट ही हो गया. अब लिखिए थर्ड अरेंजमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट एट वेरियस पॉइंट्स. हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अलग अलग पॉइंट्स पे. तो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम नेक्स्ट टाइम निकालेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल में अभी आपको जस्ट समझा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है. थर्ड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले. इट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखिए. इट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. It is defined as an arrangement of two equal and opposite charges placed
at a fixed distance apart. Placed at a fixed distance apart. अगर हमारे पास दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हों, मान लो यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे -2 चार्ज है और वो फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, मान लो ये फिक्स्ड डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, हम इसको जनरली 2a लेंगे. क्यों लेंगे 2a? क्यों नहीं लेंगे वो आगे चल के डेरिवेशन में थोड़ा आसान हो जाता है 2a लेने से. अदरवाइज a भी ले सकते हैं, l भी ले सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हम जानबूझ के 2a ले रहे हैं क्योंकि सेंटर जो है, सेंटर O है, वहां से इसका डिस्टेंस a माना जाता है और यहां से इसका डिस्टेंस a माना जाता है. तो इससे क्या होता है, आगे की जो डेरिवेशन है जो हम कल करेंगे उसमें आसानी हो जाएगी हमारे को. ठीक है, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस which are placed at two fixed distance apart, at a fixed distance apart. Okay, now electric dipole moment, दूसरी डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity directed from negative to positive charge, and its magnitude is directed from negative to positive charge, and its magnitude is equal to the product of either charges its magnitude is equal to the product of either charges and the distance between the charges. तो हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर P से. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वेक्टर P जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो Q, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, वो कितना है 2a. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, फॉर्मूला है. ठीक है, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो हम डेजिग्नेट करते हैं दैट इज, अच्छा इसमें जो है डायरेक्शन में आपका केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन है वो केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में. हाँ, डाइपोल मोमेंट. ठीक है, वहां पर आप क्या डायरेक्शन लेते थे? हाँ, वहां पर आप क्या लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना आपने. हम लोग यहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या डायरेक्शन बोल रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो डायरेक्शन इज अ कन्वेंशन. ये मान लो, चाहे वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ऐसे नहीं सोचना कि भाई वहां पे अलग है यहाँ पे अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो वहां पर भी थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन में चेंज होता है, दोनों जगह पे लॉ तो सेम ही है. तो वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों जगह पे सेम, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा हम जो लोग जो फिजिक्स में जो हमारा कन्वेंशन है वो कन्वेंशन ये है कि हम यहां से यहां ले लेते हैं, इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं. केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है, फर्क कुछ उससे होगा नहीं. ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्शन ले रहा हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन. अच्छा, अब इसी डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं. ये जो लाइन है, जिस लाइन के ऊपर दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस. इसकी एक्सिस, डाइपोल की एक्सिस. इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए, पॉइंट P अगर लिया जाए, इस पॉइंट को कहा जाता है एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट. एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस इज कॉल्ड एज द एक्सियल पॉइंट. कहीं पे भी ले लो, चाहे बीच में भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, एक्सियल पॉइंट. अच्छा, फिर एक लाइन और ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस. यू कैन कॉल इट एज द इक्वेटर ऑफ डाइपोल. और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट. कोई भी लाइन परपेंडिकुलर या फिर जो सेंटर से पास करने वाली है, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको कहा जाता है इक्वेटर, और उसके ऊपर जो भी पॉइंट है उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट. तो हम
इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहां कहां निकालेंगे? एक एक्सियल पॉइंट लेंगे, फिर एक इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे। 3 आर्टिकल्स है इसमें, 3 डेरिवेशंस है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और फिर इन दोनों के बीच में कोई सा भी पॉइंट वो भी निकालेंगे। तो 3 आर्टिकल्स इसमें आगे चल के रहेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है और क्या एक्सियल पॉइंट होता है, क्या इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। ये सब चीजें समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसके आगे के आर्टिकल्स नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना।